आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद खास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आप सभी का दोस्त और होस्ट केबी जानी इस्तकबाल करता हूं। वो जिंदगी क्या जिसमें दोस्ती नहीं, वो दोस्ती क्या जिसमें यादें नहीं, वो यादें क्या जिसमें तुम नहीं, और वो तुम ही क्या जिसके साथ हम नहीं। नाजरीन, दोस्ती शाम का वो गहरा साया है जो गुजरते वक्त के साथ और गहरा होता जाता है, और गुजरते वक्त के साथ दोस्ती के इस एहसास में और पायदारी और क़ुर्बत आ जाती है। शायद इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा कि वक्त गुजर जाता है लेकिन छोड़ जाता है कुछ खट्टी मीठी यादें और कभी ना भुला देने वाली बातें। ऐसी ही कुछ खट्टी मीठी यादें और बातें लेकर मैं आपके रूबरू हाजिर हुआ हूँ। हर हफ्ते आपके पसंदीदा प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं कोशिश करता हूँ कि माजी के झरोकों से झांकने की और आपके पसंदीदा सितारों की ज़िंदगियों के उन अनछुए पहलुओं से रोशनास हो सके जिनसे आप नावाकिफ़ थे, और ये बहुत ही करीब से जान सके कि एक कामयाब शख्स के पीछे कौन सी बातें सबक आमोज़ दास्तानें छुपी हुई हैं। नाजरीन, कल की सी बात है कि कब हमने आपके पसंदीदा सियासत टीवी चैनल पर हैदराबादी सितारे प्रोग्राम की शुरुआत की थी, और आज देखते ही देखते आपके इस महबूब प्रोग्राम ने कामयाबी के 2 साल मुकम्मल कर लिए। इस दौरान कोरोना जैसी महलिक आलमी वबा ने हम सबको घेर लिया और ज़िंदगी मानो रुक सी गई, थम सी गई, लेकिन हमने ये ठान लिया कि कोरोना से नहीं थमेगी ज़िंदगी, अब आगे ही आगे बढ़ेगी ज़िंदगी, और प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में चलती रहेगी ज़िंदगी। आज के अपने इस खुसूसी एपिसोड में हम आपके कई पसंदीदा सितारों की ज़िंदगियों में झांक कर देखेंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे। आपके इन पसंदीदा सितारों से जिनसे आप मिलना चाहते हैं, इनको करीब से देखना चाहते हैं, इनसे कुछ सीखना चाहते हैं और उनकी तरह दिखना और बनना चाहते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपका ये ख़ास प्रोग्राम शुरू करें, मैं आप सबका सियासत टीवी और प्रोग्राम हैदराबादी सितारे की पूरी टीम की जानिब से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी बेपनाह मोहब्बत और भरोसे ने हमें और हमारी पूरी टीम को हौसला दिया और इस प्रोग्राम को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँचाया, और साथ ही अपने कीमती मालूमाती मशवरों से हमें इस प्रोग्राम को और बेहतर बनाने में अपना ताउन पेश किया। इंतज़ार ख़त्म, देखते हैं यादगार प्रोग्राम की खूबसूरत झलकियाँ। पैदा हुए तो अख्ते शरीयत खरीद ली, जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली। मादर से खुद बाप से ताकत खरीद ली, सर दे गिराए खुदे शहादत खरीद ली। नाना के 2 नवाजों ने उम्मत खरीद ली। दे नवाजों का सफा दे नवाजों का, आप शम्सो आप बदरो दुनिया, आप रहमत लग़ब, आप हक़ीक़ता या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद। खुदारा करम कीजिए, मेरा बिगड़ा मुक़द्दर बना दीजिए। सरवरे देश पे मर मिटने का यारों, सब मिलकर इकरार करो। क्या बात है। जिस धरती पे जन्म लिया है, उस धरती से प्यार करो। क्या बात है।
तुम एक दागी जाओ वतन का शबाब हो, बापू की आरज़ू हो, जवाहर का ख्वाब हो, बापू की आरज़ू हो, जवाहर का ख्वाब हो। ये एकता का प्यार के संगम का देश है, एक जगमगाती शान के परचम का देश है। ये देश राम ख्वाजा नानक का देश है, अवतार सूफियों का हसीन इंतखाब हो, बापू की आरज़ू हो, जवाहर का ख्वाब हो। आपने फ़न ख़वाली की तरफ ही अपना रुझान रखा जी। या फिर गज़ल गायकी से भी आपकी दिलचस्पी रही होगी? गज़ल तो बहुत कम गाता हूँ साहब, जी। मगर कोई मौका ही नहीं मिलता। अच्छा। अब मैं आपसे इससे पहले अर्ज़ किया ना, मैं बुजुर्ग जिनका कलाम गाता हूँ। हाँ हाँ बेशक। गरीब नवाज जो लिखे, गरीब नवाज जो लिखे, गौसे पाक जो लिखे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन सरकार जो लिखे, जी जी। बंदानामा सरकार जो लिखे। चैन तुमसे करार तुमसे जिंदगी की बाहर तुमसे जिंदगी की क्या करूं लेके सारी दुनिया को, मेरे दिल का करार तुमसे, मेरे दिल का, मेरे दिल का। मेरी नजर ने जब काला जवाब किया कि तुमको लाखों हसीनों में इंतखाब किया, क्या करूं मुझे यूं तो दुनिया में हजारों हसी, क्या करूं मुझे को प्यार तुमसे, चैन तुमसे, करार तुमसे, जिंदगी की बात तुमसे। आप तो डॉक्टर बनना चाह रही थी जी। हाँ, तो उस बारे में ज़रूर बताइए कि क्या वजह रही कि आपने यानी पढ़ाई को ख़त्म करके इस फील्ड को क्यों अपनाया? तो हुआ ये था कि मैं थी बायोलॉजी स्टूडेंट 11th 12th और फिर डिग्री में भी, और मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वो है आर्मी बैकग्राउंड फैमिली, मतलब अच्छा। अपर मिडिल क्लास आर्मी बैकग्राउंड फैमिली मेरी रही है। मेरे दादाजी, मेरे पापा, मेरे दोनों चाचा सब आर्मी बेस्ड ऑफिसर्स रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं आर्मी के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी परवरिश काफ़ी अलग होती है, थोड़ी दूसरे बच्चों से हटके होती है, क्योंकि हवा में ही डिसिप्लिन घुला होता है। तो बचपन से ही ऐसा सिखाया गया था कि जो भी करो दिल लगा के करो। तो जब अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे पहली दफ़ा जब अपॉर्चुनिटी मिली एंकरिंग करने की, तो मुझे मज़ा आया और मैंने सोचा कि अब तो इसमें जी जान लगा देनी है, दिल लगा के काम करना है। तो वो करते करते सपोर्ट मिलता रहा लोगों से, और बस इसी तरीके से एंकरिंग चूज़ कर ली एज अ करियर ऑप्शन। सबका एक एक स्लॉट होता है कि आप आएंगे 20 मिनट्स करेंगे, आप आएंगे 10 मिनट करेंगे, लेकिन जो एंकर होता है शुरू से लेकर लास्ट तक उसको वहाँ बने रहना है। चाहे वो कोई टेक्निकल ग्लिचेस हो जाएं या कोई आर्टिस्ट लेट हो गया, संभालेगा कौन शो? एंकर संभालेगा। तो आपको मेंटली बहुत प्रिपेयर रहना पड़ेगा और सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए।
क्योंकि चाहे कॉर्पोरेट शो हो चाहे प्राइवेट शो हो, अगर आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है तो आप यू विल नेल इट, यू विल नेल द शो। किराक हैदराबादी चैनल से दोनों में ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? मेरे को या शहबाज खान को बोल रहे? जी जी। फ़ायदा तो दोनों को भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और रही बात किराक हैदराबादीज़ की, तो किराक हैदराबादीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए थे हम लोग जिसमें मतलब जब यूट्यूब की एक नेक्स्ट लेवल चल रही थी, हाँ। तो यूट्यूब जब नेक्स्ट लेवल था, हम लोग के सब्सक्राइबर्स बिल्कुल नहीं थे, ज़ीरो से स्टार्ट करे थे हम। अच्छा। तो जब दोनों हम लोग स्टार्ट करे थे तो पब्लिक बहुत ज़्यादा पसंद करने की वजह से, जब बहुत एक लेवल दोनों का ख़तरनाक चलता था, तो दोनों मतलब एक लेवल पे हम लोग प्रमोट हुए। लेकिन जब शहबाज भाई, मतलब मैं और शहबाज भाई जब अलग अलग कैरेक्टर स्टार्ट करना शुरू करे थे, तो वो टाइम पे शहबाज भाई को सपोर्टिव रोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैं हर रोल में भाई को सपोर्ट करते करते अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज खान तो एक ब्रांड बन गया अभी अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ में किराक हैदराबादी ब्रांड बन गया। लेकिन मैं एक प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक बहुत ही अच्छा सपोर्टिव कैरेक्टर रहा हूँ, हर बार, हर जगह, हर प्लेस पर। ये जो फिल्म का इंतखाब होता है उसका आपका पैमाना क्या होता है? मतलब आप जो फिल्म सेलेक्ट करती हैं, जो भी चूज़ करती हैं, ये फिल्म करनी चाहिए या नहीं, तो वो हमें बताइए। देखिए, पहले तो हैदराबादी जो मूवीज़ हैं मैंने यहाँ पर किया है, तो पहली चीज़ तो इन पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस तो होते नहीं हैं, तो बहुत मूवीज़ भी कम ही बनती हैं। और मैं जो देख रही थी, मैं जैसा चाहती थी वैसा अभी तक मैंने अपना अभी तक के मूवीज़ में वो काम मैंने नहीं किया है। मैं यहाँ पर देखती हूँ कि जो हीरोइन का काम होता है मूवीज़ में वो तो होता ही नहीं है। ज़्यादातर मूवीज़ होते हैं तो हीरो के ऊपर ही निकल जाता है, हीरोइन को तो बीच बीच में कहीं डाल देते हैं जस्ट फिलअप करने के लिए कि हीरोइन ज़रूरी है, हीरो के साथ हीरोइन होना है तो डाल देते हैं, बट उसको काम नहीं दिया जाता है, उसके लिए बहुत सारे सीन्स नहीं होते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा करने को नहीं मिला। अगर आप बोलते हो कि आप मैरिड हो तो आपके काम मिलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, और यहीं पर अगर आप बोलो अनमैरिड हो तो आपको ले लिया जाता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि करीना कपूर है, मैरिड है, बड़े बड़े मूवीज़, ये चीज़ काजोल है, बहुत सारे हीरोइंस हैं बॉलीवुड के तो मैरिड हैं और आगे जाके शादी तो उनके, लेकिन हीरो मैरिड चल जाता है तो हीरोइन मैरिड क्यों नहीं चलती है, ये मेरा आपसे सवाल है। भूली बिसरी हुई यादों से मिलाता है मुझे, भूली बिसरी हुई यादों से मिलाता है मुझे, आज मेरी गजल कोई सुनाता है मुझे, आज मेरी गजल। बचपन की वो बातें बताइए अपने ख़ानदान के बारे में असलम साहब, क्योंकि आपके वालिद मोहतरम से आपने ये फ़न सीखा है, तो शुरुआत कैसे हुई? पहले तो शुरुआत में मुझे यानी कि मेरे उंगली में बहुत दर्द होता था, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल साज है, ये इसको सीखना ही बड़ा एक चैलेंज होता है, ये हर कोई नहीं सीख पाता ये सारंगी, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये नाखून के ऊपरी वाले हिस्से जो होता है ना, ये देखिए मेरे उंगली कितने होल हो चुके हैं। तो मुझे बहुत दर्द होने लगा, पेन होने लगा, फिर मैंने कहा इंटरेस्ट नहीं लिया यार, मैं तो कह तो दिया कि करूँगा लेकिन इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। जो पहला परफॉर्मेंस रहा होगा वो कौन सा गीत है जो हमारे ऑडियंस को आप बताना चाहेंगी या फिर गुनगुनाना चाहेंगी? मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है जो मैं फर्स्ट परफॉर्मेंस दी थी ऑन स्टेज, तो वो था हावड़ा ब्रिज, जो गीता दत्त का गाया हुआ जो गाना है, मेरा नाम चिंचिंचू वाला। थोड़ा सुना दीजिए। मेरा नाम चिंचिंचू
चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू है मिस्टर हाउ डू यू डू, वाह 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 वाह। मौजूदा फिल्म साजी के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? मौजूदा फिल्म साजी जो हो रही है उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ बेस नहीं है। बेस होती है स्टोरी। अगर आप स्टोरी रहेगी, अगर आपके बेस रहेगा तो आपकी बिल्डिंग अच्छी बनेगी। अगर आपके स्टोरी नहीं है तो फिल्म बहुत मुश्किल होगा फिल्म बनने के लिए। नहीं, एक बात यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकूंगा मैं जी। अगर स्टोरी नहीं है, वन लाइन नहीं है, या तो ये सारी चीज़ें, ये सारी फिल्में कैसे बन पा रही हैं? हाँ, आप अच्छा सवाल करें। आप बन पा रहे हैं लेकिन चल नहीं पा रही हैं। उसकी वजह यही है कि आज के जो फिल्में बन रही हैं वो फिल्म देखने के लिए ऑडियंस को थिएटर में बिठाया नहीं जा रहा है। पहले के फिल्म बनते थे, ऑडियंस बैठती थी थिएटर में, 3-3 घंटे की फिल्म होती थी, डबल इंटरवल की भी फिल्म है, 1.25 घंटे की फिल्म होती थी, 2.25 घंटे की। आज 1.5 घंटे की फिल्म है तो पब्लिक बैठने के लिए तैयार नहीं। फिल्म क्यों नहीं चल रही जी, उस पर मतलब तवज्जो नहीं दी जा रही किसी को। जब आपके बॉस को जी आप सूफी म्यूज़िक के ज़रिए बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रहे हैं या मुतासिर कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं जी। अगर मान लीजिए ऐसा बॉस जिसको सूफी म्यूज़िक का नॉलेज नहीं है जी। या सूफी म्यूज़िक नहीं सुनता हो, जी। तब आप क्या करेंगे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। वैसे मैं हमेशा प्रिपेयर्ड रहता हूँ, क्योंकि अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहाँ पे हर तरीके की ऑडियंस आती है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब मैं पूरे प्रोग्राम में सूफ़ी नहीं गा सकता, तो मेरे को थोड़ा बॉलीवुड भी गाना पड़ता है, मेरे को थोड़ी गज़ल गाना पड़ता है, थोड़े डांसिंग नंबर्स गाना पड़ता है। तो उसी तरीके से जैसे मैं सूफ़ी गा के पहले मैनेजर को मनाया, वैसे ही बॉलीवुड गा के, बॉलीवुड तो हर कोई सुनता है सब, तो मैं वो मैनेजर को बॉलीवुड गा के इंशाल्लाह मना लूँगा। अच्छा। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा। समीरा, आपने टेलीविज़न पर एंकरिंग करते करते जी अचानक सोशल मीडिया से जुड़ने की वजह क्या रही होगी? एंकर तो मैं थी ही और सब मुझे पहचानते भी थे। सोशल मीडिया से जुड़ने की एक वजह ये थी कि जब मैं वीडियोस देखती थी, दूसरे लोग के एक्ट देखती थी, मुझे अंदर से ख्वाहिश पैदा होती थी कि मैं भी इनकी तरह काम करूं, मैं भी इनकी तरह सोशल मीडिया पे फेमस हूं। तो ख्वाहिश धीरे धीरे बढ़ते गई, बस उसके बाद मैं सोशल मीडिया से जुड़ गई। आजकल आप भी जानते हैं कि पैसा बहुत चल रहा है, पैसों से ही रिश्ते हैं, पैसों से ही इज़्ज़त है, पैसों से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। बिना, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसे हम पूछेंगे भी नहीं, उसे देखेंगे भी नहीं। लेकिन अब आजकल दुनिया जैसे चल रही है, हमें भी वैसे ही चलना चाहिए। समाज जैसा सोचता है, हमें भी वैसे ही सोचना चाहिए। अगर हम अलग सोचते हैं, समाज अलग सोचता है, तो समाज हमें निकाल के फेंक देगा ना फिर। अच्छा। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है, क्यों हैरान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम, ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम, ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। अभी हमें ये बताइए, कला और गला में क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं? ये वैसे जानी भाई एक बहुत ऐसा गहरा सवाल है। शायद अगर आम इंसान से आप पूछेंगे तो शायद उसकी समझ में भी ये बात नहीं आएगी। अच्छा। लेकिन एक बहुत इसमें माइन्यूट सा एक उसके अंदर वो बात है। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो मेरी समझ है, कला जो है वो बहुत सारे लोगों के पास हो है। अगर अभी हम मान लीजिए सिर्फ गाने वालों की बात करें तो गाने वाले बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन टेक्निकली अगर वो सही भी गा रहे हैं तो सबके गाने लोगों के दिल को टच नहीं करते हैं। आप उसके अंदर मिस्टेक वैसे नहीं निकाल सकोगे कि गलती क्या है। गलती अच्छा।
सुर में भी है, ताल में भी है, पर जो जहाँ अब बात आती है गले की, ऐसा है कि आवाज़ तो हमारी गले से निकलती है, लेकिन उसके अंदर जो फील है, जो एक रूह है, ये बात जो होती है ये हर किसी के गले में नहीं होती है। तो अगर उसके अंदर एक कलाकार है, उसके अंदर अपनी कला है, टेक्निकली शायद उसने सब कुछ सीखा हुआ है, उसको आप टेक्निकली कहीं गलती साबित नहीं कर सकोगे, लेकिन फिर भी आपको बहुत सिंगर्स का ऐसा लगेगा कि आपने गाया बहुत अच्छा, लेकिन आपको वो दिल पे वो बात नहीं बनी गई जिसको हम बोलते क्या बात है। तो माँ बाप सपोर्ट करने की वजह से, माँ बाप का सपोर्ट जो बच्चियों को रहता वो बच्चियाँ ऐसे है आजकल, लेकिन नहीं रहना चाहिए। नहीं, उन माँ बाप के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? नहीं भाई, माँ बाप को चाहिए कि बच्चियों को ताकीद करना के ससुराल में रहना, ससुराल में नाना। सही है। ऐसा बच्चियाँ आके बैठ गए तो बिठा लेते माँ बाप, फिर भेजने का नाम ही न लेते। सियासत टीवी के जरिए मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि सास बहू के साथ खुश रहना, बहू सास के साथ खुश रहना, क्योंकि दोनों से खानदान चलता। छोटी मोटी नोक झोंक तो चलते रहती, इसको बढ़ावा मत दीजिए। आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, खाते पीते रहिए, हंसते बोलते रहिए। मेरा आप लोगों को शाहरुख की अम्मी के तरफ से ये पैगाम है आप लोगों को। जब आपकी फैमिली एजुकेटेड है तो फिर आपने फ़न गुलकारी को क्यों अपनाया? इसका वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है? जानी भाई, मेरी स्कूलिंग नाजरत स्कूल से हुई, देन कॉलेज धर्मोहन कॉलेज से हुआ, फिर ग्रेजुएशन सिटी कॉलेज से किया मैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आवाज़ भी कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा होता है। जिसके पास आवाज़ होती है वही गुलकार होता है। तो जब अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत आवाज़ से मुझे नवाजा है तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाएं और दूसरों तक पहुंचाएं, यही मेरा मकसद था। और गाने का शौक़ भी बचपन से रहा है, मैं इसीलिए इसको गाने को अपनाया हूँ माशाल्लाह। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। दीवानी दीवाना अनजाना अफसाना, तुम जो मिले दिल ने कहा तेरी बाहों में गुजरे ज़माना। दीवानी दीवाना। नादिया, आपका जो सफ़र शुरू हुआ वो हैदराबाद से, लेकिन आपने फिर मुंबई का रुख किया एंकरिंग के ज़रिए, तो वो थोड़ा सा हमें बताइए। हाँ, ये एक ऐसा सफ़र है, कभी कभी मैं खुद सरप्राइज़ हो जाती हूँ कि ये टर्न मैंने लिया कैसे। तो शुरुआत हुई थी 2011-12 में कुछ एंकरिंग की, और लगभग 3-4 साल तक जो चली। हैदराबाद में मुझे बहुत सारे अचीवमेंट्स मिले, बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स मिले, जैसे कि आपको पता है IPL शो, फिल्म फेयर रेड कारपेट, फिल्म फेयर प्रेस मीट। तो ये सभी ब्रांड्स के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करने के बाद एक ऐसा टाइम आ चुका था जहाँ पर मुझे लगा कि मुझे और बड़ा करना है। एंड सॉरी टू से कि यहाँ पर एक लिमिटेशन आ रहा था तेलुगु का। अच्छा। तो तेलुगु मुझे फ्लुएंट नहीं आता है, और मेरे अंदर ऐसे था कि नहीं, मुझे यहाँ रुकना नहीं है, मुझे बड़े स्टेज पर परफॉर्म करना है, बड़े शोज़ में परफॉर्म करना है। तो फिर मैंने सोचा कि जब मेरा फोटे है हिंदी और इंग्लिश, तो क्यों ना मुंबई की तरफ टर्न लिया जाए। मेरा फोकस था 2 चीज़, एक है पैन इंडिया इंटरनेशनल शो और दूसरा था मूवी एंड फिल्म इंडस्ट्री। अच्छा। जैसे ही मुंबई में गई थी तो जो मेरा फर्स्ट फोकस था वो कंप्लीट होता जा रहा था, वो मुझे अचीव भी हो रहा था। जैसे मैंने इंटरनेशनल काफ़ी सारे शोज़ किए, लंदन, थाईलैंड, दुबई, अफ्रीका, इनफैक्ट आपके थ्रू बाकू का भी शो किया मैंने। हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि अपनी हैदराबाद की प्यारी सी जो मीठी सी ज़बान है वो पब्लिक तक पहुँचे, बस उसको सुन कर के हंसें और इन्जॉय करें। ऐसा तो नहीं है कि देखिए अभी हम लोग अगर तोड़कर पेश भी कर रहे हैं, जैसे कि अब हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं आपको कहीं तो हैदराबादी मेरी झलक रही नहीं,
वो हंसाने के लिए सिर्फ हम लोग वैसी बात करते हैं और उससे ज़्यादा कुछ भी ऐसा सोचते नहीं हम लोग। हर कोई वो मुकाम तक पहुंचना ज़रूरी नहीं है, कोई आगे तक जाता रुक जाता, कोई बहुत आगे निकल जाता, कोई बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता। तो अपनी किस्मत की बात है, अपनी मेहनत की बात है। बस मेरा ये बोलना है कि जितना हो सकता मेहनत अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करिए। मम्मी हमेशा नहीं चाहती थी कि मैं सिंगिंग फील्ड में आऊँ, तो वो हमेशा मेरे को पीछे खींचती थी। तो जब डैडी अब्बू जब हारमोनियम लेके रियाज करने बैठते थे तो मैं भाग के चली जाती थी, छोटी थी तो वो अट्रैक्ट करता था मेरे को, तो मैं जाती थी। लेकिन मम्मी हमेशा मेरे को खींच के लेके आ जाती थी। मेरे वालिद हमेशा कहा करते थे कि नहीं, उसकी आवाज़ को मैं फ्लेक्सिबल कर रहा हूँ। अच्छा। कि उसकी आवाज़ चाहे वो ठंडा पानी भी पिए या गर्म कुछ पिए, उसकी आवाज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो उसको मैं बचपन से फ्लेक्सिबल कर रहा हूँ। तो मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे को वो एक नॉलेज दी। जैसे कि मैंने आपसे कहा, बेंगलोर में बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्टों को बुला के उन्होंने शोज़ किए थे, तो शायद उनको वो टिप उन लोगों से मिली होगी, मोहम्मद रफ़ी साहब से या किसी से, कि ठंडा पानी मतलब आदत डाल लो कि ठंडा पानी पी के भी आप गला ख़राब ना हो। लेकिन एक बात उन्होंने मेरे से कही थी कि गाना गाने के बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, गाने से पहले पी सकते हैं। मतलब अगर आपकी वॉइस फ्लेक्सिबल है तो जैसे कि बचपन से अगर मेरे को अब्बू ने जो वो आदत डाल दी कि मैं ठंडा भी पीऊँ गर्म भी पीऊँ, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरा गला ख़राब नहीं होता। तो आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। आपकी जो इनफरादियत है वो ये है कि आप गज़ल हो या दक्कनी गीत हो या क़व्वालियाँ हो, तबला बजाते हुए आप गाते हैं। जी हाँ। कितना डिफ़िकल्ट होता होगा, क्योंकि बजाना एक अलग है और गाना एक अलग चीज़ होती है। बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि सुर को देखना, ताल को देखना, अल्फाज की अदाई को देखना, फिर वो मेलोडी भी लाना, सुरों का ख्याल रखना, फिर ऑडियंस का ख्याल करना, तमाम चीज़ें जो है जहन में रहती हैं। मगर उसके बावजूद भी अल्लाह ने मुझे तौफीक दिया कि मैं ढोलक बजाते हुए, तबला बजाते हुए आराम से मैं गा ले सकता हूँ। 3 घंटे 4 घंटे का अपना प्रोग्राम कर ले सकता हूँ मैं। अम्मा तेरी भोको भगाले को आयो, अम्मा तेरी भोको भगाले को आयो, गिलेरा पतंग था उड़ा ले को आयो, गिलेरा पतंग था उड़ा ले को आयो। भेज मेरे वाला भेज, दाल रोटी पर कोफ्ता भेज, देने वालों का दिया नहीं, आपका डुबाएंगे नहीं, कॉलेज तक जाना नहीं, गैरेज में चढ़ना नहीं, चौरस्ते के बाद चौरस्ते पर रखना, आजू देखना, बाजू देखना, नीचे देखना, ऊपर देखना, फिर बोलूंगा भेज मेरे वाला भेज, जितना भेज जितना भेज जितना भेज। 3 महीने हो रहा शादी होके। क्या बोल रहे सब तुम्हें? तू 3 महीने छोड़ा ना। तुमना को मालूम मैं कैसी बीवी बनना चाह रही हूँ? मैं ऐसी बीवी बनना चाह रही हूँ जो बीवी कम दोस्त ज्यादा होंगे। सॉरी। क्या बोल रही सो तुम्हें? वो नया पुल और पुराना पुल के वास्ते सॉरी। नया पुल पुराना पुल क्या तमाशा लगा कर रखी सब बात तुम्हें? नया पुल बोल तो वो मेरी कॉलेज की पुरानी गर्लफ्रेंड थी। अच्छा, और नया पुल? वही पुराना पुल बोले तो मेरी ऑफिस की नई गर्लफ्रेंड थी, उल्टा रखा था, शक नहीं होना बोल के तुम्हारे को। तुम ना को आज के बाद किना का भी फोन आन दे, तुम लोग क्या हशर करती हूँ, देखो खबर बना डालती हूँ तुम्हारी।
नॉर्मल ऑडियंस को भी, सबको अपने अपने परेशानियां है। हर कोई बात करेगी, रोना रोना बोल तो नहीं होता, पब्लिक को हंसना है, फ्रस्ट्रेशन सबको, किसी को कुछ परेशानी, कोई बीवी से लड़ लेके आया, कोई खर्चे में मुब्तला है, कोई ऑटो चला, हर कोई अपने परेशानियां है। उसमें भी आप जाके यूट्यूब खोलते आते हैं, खाली रुला रहा ही नहीं, क्या है भैया। तो एक आध बार अच्छा है, उसके बाद क्या है, सिर्फ हंसने का, अपने पब्लिक को एंटरटेन करना है, हंसाना है, बार बार रुलाए तो। लेकिन हम जो देखते हैं हैदराबादी मतवाले में अक्सर मैसेजेस ज्यादा जी दिए जाते हैं। जी हामिद भाई को मैं वही बोला, मैसेजेस भी देंगे मगर जरा कॉमेडी भी डालेंगे। अब ये वो दौर नहीं है हामिद भाई का, ये अलग दौर है। ये सही है, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, तो वो हिसाब से अपने को दौर के साथ चलना है। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास्त टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। मखदूम साहब, हम ये जानना चाहेंगे, आपकी इतनी प्यारी सी आवाज़ है, बड़ी मेलोडी आवाज़ है जी, लेकिन आपने प्लेबैक सिंगिंग के लिए क्यों ट्राई नहीं किया? वैसे तो सिंगिंग मेरा हॉबी था, मेरा शौक़ था, मेरा एक्चुअली बिजनेस है। अच्छा। मेरा फोकस हमेशा जो है उस पर ही रहा करता था। मतलब बिजनेस की तरफ फोकस? जी हाँ, मेरे लिए बिजनेस सबसे पहले मायने रखता था मेरे लिए। अच्छा। ये तो मेरा शौक़ था, लेकिन सभी दोस्तों की ख्वाहिश पे जो कि हैदराबाद में मैं अपनी आवाज़ जो है जब मैं सुनाया मैं तो सभी को पसंद आया, तो धीरे धीरे थोड़ा बिजनेस से मेरा फोकस हटता गया और इस लाइन में, इस फील्ड में मैं ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे, वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरे दोस्तों मेरी दिल रुबा, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे, उन्हें जाके मेरा सलाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, मैं अपने गाँव में प्यार की छाँव में। आपने MBA किया, कुछ नहीं पूछा था, लेकिन आपने फटाफट बता दिया। हालांकि यहाँ पे कोई जॉब नहीं है, हाँ। सिर्फ आपका इंटरव्यू चल रहा है। अच्छा, इंटरव्यू जॉब के लिए नहीं तो नहीं, लेकिन इंटरव्यू चल रहा है तो लोगों को पता होना जरूरी है। एंकर्स पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, MBA तक पढ़ लिया मैंने। आज भले ही मैं इतनी अच्छी मुकाम पे हूँ, हर चीज़ मेरे सामने है, हर चीज़ है, बट आज भी मेरे पापा वैसे ही डरते हैं। अगर मैं थोड़ा भी लेट हो जाता है तो वो उतना ही डरते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज आजकल की जनरेशन वैसी है कि कब क्या हो जाए लड़की को ये पता नहीं।
तो उसकी वजह से थोड़ा सा डर माँ बाप को रहता है, लेकिन आपको उनको ये कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना ज़रूरी है। वी कैनॉट ब्लेम ऑल द टाइम पेरेंट्स ओनली, इज़ व्हाट आई फील। आपको अपना भी ये देखना पड़ेगा, आपको ये दिखाना पड़ेगा, ये कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा अपने माँ बाप को कि हम कर सकते हैं और हम संभालेंगे थोड़ा बहुत, आप साथ तो दीजिए। यहाँ पर मुझे तकरीबन 2 साल बजाना पड़ा। अच्छा। ऑर्केस्ट्रा के साथ। उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक बाजे कुछ भी नहीं थे। नहीं थे। सिर्फ वायलिन, फ्लूट, गिटार, संतूर, ये सब चीज़ें थी, सितार, तबला। तो काफ़ी मेहनत होती थी हम लोग की, एक रिहर्सलें चलती थी प्रोग्रामों की। तो वाले साहब ने कहा ये यहाँ बैठ के क्या कर रहा है तू? अच्छा। तो बजाना आ गया ना तुझे? अच्छा। चलो बम्बई चलते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। तो मुझे यहाँ से लेकर उन्होंने बॉम्बे राम प्रसाद जी के पास लेकर गए। ये प्यारेलाल के पिताजी हैं। अच्छा। उस टाइम उनके तकरीबन 500-600 शागिर्द थे। अच्छा। तो जो भी उनके पास सीखता उनको पहले फिल्म इंडस्ट्री वाले लेते थे। हाँ। उनको मालूम था कि ये बहुत बेहतरीन उस्ताद हैं। तो उनसे फिर मैंने वेस्टर्न नोटेशन की भी तालीम हासिल की। हाँ शारन जी, आप एंकरिंग करते करते अचानक डीजे बनने का ख्याल कैसे आया? और एंकरिंग एक अलग चीज़ होती है और डीजे बिल्कुल डिफरेंट, ये दोनों को किस तरह से आप मुख्तलिफ देखती हैं? यस, तो मैं एंट्री ले चुकी हूँ ये फील्ड में एज अ मॉडल, रैंप मॉडल, एंड देन एंकरिंग की ओर मेरा इंटरेस्ट गया। एंड जैसे मैं एंकरिंग कर रही थी, आई सॉ डीजे इज़ ऑलवेज देयर। एक शो में डीजे भी होता है, एंकर भी होते हैं, ऑडियंस एंड इवेंट मैनेजर होते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट डीजे की ओर भी गया कि उनका काम कैसा है एंड वो ऑपरेट कैसे करते हैं मशीन्स पे। एंड एक पैशन रहा है म्यूज़िक को लेकर, तो आई फेल्ट कि लेट मी जस्ट ट्राई इट। एंड जब थोड़े डीजेस हैं जैसे डीजे पीयूष, डीजे अमित सांघी, उन्होंने मुझे हेल्प किया अंडरस्टैंड करने में कि आप कैसे म्यूज़िक आपको बजाना है ये पायनियर मिक्सर प्लेयर्स में। एंड तब आई स्टार्टेड डीजेइंग, और मुझे तब पता चला कि डीजेइंग इज़ एनी डे, इट इज़ अ वेरी बहुत ही एंटरटेनमेंट वाला जॉब होता है एंड रिलैक्सिंग जॉब है। उतना कुछ टेंशन नहीं है वो फील्ड में, जिस तरह से आप यहाँ पर सीरियसनेस है एंकरिंग में, वैसे यहाँ पर एंटरटेनमेंट है। लेकिन प्लस आपको वो मशीन्स जो इस पे आप ऑपरेट करते हैं उसका नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। आप यूं ही आकर प्रेस प्ले बोलकर आप नहीं दबा सकते। आपको बीपीएम्स, हर गाने के बीपीएम्स क्या होते हैं और कैसे तरह के गाने बजानी चाहिए कौन से जगह पे, जैसे वेडिंग्स में अलग होते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स में अलग गाने होते हैं। एंड तो ये सब का नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये करते करते फिर मुझे ये भी मालूम पड़ा कि डीजिंग, एक डीजे को एंकर से ज़्यादा पेमेंट मिलता है। सो देन विद पैशन, अलॉन्ग विद पैशन, आई वांटेड टू वर्क स्मार्ट, क्योंकि जब मैं यहाँ पर 3 घंटे का जो वो इवेंट होता है, 3 घंटे में आई एम मेकिंग डबल द अमाउंट व्हेन दैट इज कंपेयर टू एन एंकर। सो आई वांटेड टू वर्क स्मार्टली। नेमत, अभी परेशान अन्ना का जो आप कैरेक्टर निभाते हैं उससे एक बात मुझे याद आई कि पहले तो आपने प्लेबैक किया, उसके लिए बिल्कुल आवाज़ डिफरेंट थी। अभी परेशान अन्ना में उसमें भी बिल्कुल डिफरेंट वे में आप आवाज़ निकालते हैं। इससे अंदाज़ा ये होता है कि आप बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट भी रहे होंगे। बहुत सही फरमाया आपने, क्योंकि जो सीनियर्स एक्टर है बॉलीवुड के, जी, सुनील शेट्टी लाइक, सनी देओल, वैसे लोगों की आवाज़ें कभी कभी निकाल लेता हूँ। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि इस शो में आप वो आवाज़ें ज़रूर सुनाइए। सुनील शेट्टी की आवाज़ निकालता हूँ। जी। अंजलि, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, मैं तुझे मुझे तुझे, हे माँ मुझे शक्ति दे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अंजलि, अन्ना। अच्छा। तो और एक है सनी देओल। जी। बाबूजी,
ये 2 किलो का हाथ हो गया ना अभी, पहले 2.5 किलो का होया करता था। अच्छा 2.5 किलो बोलने से अब सिर्फ 2 किलो का रह गया है। अब मैं सलमान के जिम में जाऊंगा और 2.5 किलो का हाथ बनाऊंगा। बाबूजी आप सलमान से बात करो ना। मेरी बात नहीं होती है बाबूजी, आजकल ना मेरी बात नहीं होती है। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ कि नहीं कहूँ, ये जो दिल की बात है। जिंदगी की शुरुआत के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। ज़िंदगी की शुरुआत जैसे एक आम आदमी कॉमन आदमी की होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी बची हुई। जहाँ तक के ये मिज़ाह की फील्ड में आने का इत्तेफाक हुआ जी, तो हुआ यूँ कि अब ये मैं समझता हूँ कुदरती तौर पे बचपन से मेरे में कुछ बोलने की आदत थी फिल्वदी। अच्छा, तो दोस्त अहबाब बैठ के एंजॉय करते थे। अच्छा, तो सबसे पहला लतीफ़ा जब हुआ था तो बजाय एंजॉय के साथ साथ मेरे को सज़ा भी मिली थी जानी साहब। हम दूसरी जमात में थे, हमारे समाजलीम के टीचर साहब एक सवाल किए थे कि हिंदुस्तान की राजधानी कहाँ है। हाँ, फ़ौरन मैं हाथ उठा के जवाब दिया हमारे स्कूल के पीछे। एक्चुअली मेरा स्कूल जो है जी, ये ओल्ड फिलखाना, कदीम फिलखाना है जी, और हमारे स्कूल के एकदम पीछे जो है राजधानी होटल है। अच्छा, तो मासूम था जहन था मेरा। तो टीचर थोड़ी देर के लिए मुस्कुराए, उसके बाद बेंच पे खड़ा कर दिए बहुत देर तक के। अच्छा, और सब बच्चे एंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे बस। तो बाद में मालूम हुआ कि मैं इतना बेतुका जवाब दिया था कि स्कूल के पीछे जहाँ पर सिर्फ उर्दू बोली और समझी जाती, उर्दू और हिंदी। जी जी। अब ये साहब तो उर्दू से कोसों दूर, और उर्दू बोले भी तो उर्दू का पूरा जनाजा लेके निकल जाए। अब इन्हों स्पीच देने के वास्ते बुला रहे हैं इनको। अच्छा, हमारे एलैया साहब पब्लिक जमा हो गई, चलो भाषण दो। मैं क्या रे भाई, मैं भाषण देना बोले तो मेरे जान दुनिया के घबरा रहे। मैं भाषण देना बोले तो मैं भाषण देते, मेरा उर्दू खींचना बोले तो बहुत तकलीफ होते है। फिर भी मैं उर्दू में भाषण खींच रहे। अच्छा, मैं उर्दू में भाषण खींच रहे, मैं कुछ गलती करे तो मैं तुम लोगों को माफ कर देते। अच्छा, मैं इलेक्शन में खड़े बोले तो खाली खड़े नहीं, बैठ है, खाना खाया, घर पे जाके सो गए। फन की वही इलेक्शन में खड़े। एक गज़ल सिंगर के लिए सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने से कितने फ़ायदे हुए हैं? सोशल मीडिया से बहुत फ़ायदे हुए हैं, क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट को एक ज़रिया चाहिए होता है जो अपना फ़न दिखा सके। और इस पे एक शेर भी कहा गया है कि खुशबू को फैलने का शौक़ तो बहुत मगर, खुशबू को फैलने का शौक़ तो बहुत है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता करे बगैर। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। तो सोशल मीडिया ने बहुत हेल्प करी है आर्टिस्टों को, जहाँ वो अपना फ़न का मुजाहरा कर सकें हर जगह। और हम यूट्यूब पे हैं, कहीं भी हम अपने पोस्ट करते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पहुँचा पा रहे हैं अब। अच्छा। और सोशल मीडिया तो है ही है, टेक्नोलॉजी भी ऐसी है, ट्रैक्स अवेलेबल हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ट्रैक्स पे आप गा सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया तो इट्स अ बून, मैं बोलूँगी कि एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। छुपा के देख लिया, क्या बात। छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, राज़े उल्फत छुपा के देख लिया।
आपके विरसे में मिले फन को आगे बढ़ाने के बजाय आपने किसी और फील्ड को अपनाया, इसकी वजह क्या रही? ये रहा कि उतना कॉन्फिडेंस मेरे में था नहीं कि मैं अपने दादा के फील्ड को अपनाऊं, यानी पोलो प्लेयर बनूं। अच्छा। हमेशा ये सोचता रहा कि भाई वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, उनके एक सेट बेंचमार्क है, उनका स्टैंडर्ड है। मैं राइडिंग काफ़ी करता रहा, एमेच्योर राइडिंग करता रहा और बहुत शौक़ है मुझे घुड़सवारी में। जैसे मैंने कहा, बचपन में खिलौनों से ज़्यादा घोड़ों पे हमारी परवरिश हुई और खेलते बड़े हुए। तो मुझे जब मैं सीखने लगा राइडिंग और ख़ुद करने लगा राइडिंग, ड्रेसाज वगैरह, शो जंपिंग वगैरह राइडिंग क्लब में, हमेशा से तुलना रही या कंपैरिजन रहा दादा के काम के साथ। अगर मेरी सीट, जो माना जाता है घुड़सवार की पहचान उसकी सीट से होती है, उसकी बैठक से, तो एक खुदादाद एक सलाहियत थी, जो घोड़े पे पहली बार बैठे तो वही सीट अपना लिया। तो लोग कहते थे देख कर के, ये तो महमूद अली बेग साहब का पोता है, इसकी तो सीट होनी चाहिए ऐसी। शहसवार थे तो ये भी, तो ये मेरे जहन में रहते कि भाई शहसवार थे और ये शहसवार का पोता है। खुदा न खास्ता कहीं आप उस रिकॉर्ड तक ना पहुंच पाए, उस बेंचमार्क को के करीब भी ना जा पाए, तो शायद उनके अचीवमेंट्स को मैं डाइल्यूट कर दूंगा। इसी तरह से बाबा की जो थिएटर थी, मैं ये सोचता रहा कि अगर मैं, उनका काम इतना वसी और इतना मियारी था कि मुझ में इतनी हिम्मत, इतना करेज नहीं था कि मैं उनके काम को, उनके लाइन को अपनाऊं और इस कॉन्फिडेंस के साथ, करेज के साथ आगे बढ़ सकूं कि मैं भी उनके सेट बेंचमार्क में, उस फ्रेमवर्क में बैठ सकूं। अच्छा। ये आज भी अगर आप पूछे ऑनेस्टली तो उनके प्लेस जो किए हुए हैं मैं वो टच नहीं करता। सोलो तबला जी, जिसके लिए कितनी दुश्वारियां पेश होती हैं जी, और कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है जी एक सोलो तबले प्लेयर के लिए? जी जी, तो बेसिकली सोलो आर्टिस्ट बनना थोड़ा सा मुश्किल है, जिसको हम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बोलते हैं या सोलो आर्टिस्ट बोलते हैं। क्योंकि जब सोलो होता है तो उतना अटेंशन ग्रैबिंग पावर ऑफ द ऑडियंस, जिसको हम बोलते हैं, वो एक बंदे में होना चाहिए। वो एक सबसे पहली चीज़ है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। दूसरी चीज़, आप में उतना नॉलेज होना चाहिए कि आप जो बजा रहे हैं वो लोगों तक कन्वे हो रहा है ठीक से या नहीं हो रहा है। जी, तो ये दो माध्यम से होता है। अच्छा। एक तो आपका जो नॉलेज है तबले की तरफ वो, दूसरा आपका जो कनेक्ट है ऑडियंस के साथ वो होना, वो भी एक आर्ट है, वो भी एक फन है जिसको सीखना बहुत ज़रूरी है। आपका एक ड्रीम था होगा जिस वक्त आप पढ़ाई कर रही थी कि भाई मैं यहाँ पढ़ लिख कर जॉब करूँगी या फिर मैं ऐसा बनूंगी, कुछ ना कुछ तो आपने सोच रखा था। बचपन से ही ना वो जो प्रोफेशन होता है ना वो बदलते ही रहते हैं। बिफोर आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, पहले डॉक्टर बनना था। अच्छा। फिर इंजीनियरिंग कर लिया। सबसे बड़ी बात ये है, मैं कॉलेज टॉपर थी एंड मैंने पूरा यूनिवर्सिटी टॉप किया था। आंध्र प्रदेश, बैक देन तब तेलंगाना आंध्र प्रदेश एक ही था। तो ओवरऑल एपी मैंने टॉप किया था, 7 गोल्ड मेडल्स मैंने इंजीनियरिंग में लाए थे। 90% टू गेट इन इंजीनियरिंग इज़ नॉट अ सिंपल टास्क। सो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होते हुए भी ये फील्ड, दिस वॉज सपनों में भी नहीं सोचा था कि आई गेट इन टू एंकरिंग, आई बी इन टू शोज एंड ऑल। सो ये ऐसी कहते हैं ना, मौके पे चौका लग गया एंड आई एम सुपर हैप्पी विथ वॉट आई एम डूइंग, बिकॉज ये फील्ड ऐसा है कि मुझे नए लोगों से बात करने को मिल रहा है एंड दिस इज़ नॉट अ बोरिंग लाइफ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड जैसे बोरिंग नहीं है, दिस इज सुपर एंटरटेनिंग एंड मैं जो लाइफ अभी एंजॉय कर रही हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये मैं किसी और में एंजॉय कर सकती हूँ। दिस इज सपनों की शहर में मैं अभी रह रही हूँ, इट्स लाइक दैट। इतने बदलते हुए माहौल में एक सिंगर के लिए सेटिस्फैक्शन हासिल कर पाना, अपना बेस्ट दे पाना, कितना आपने किया, अपने तजुर्बे से बताइए। जी, मैंने स्टार्ट तो किया सिंगिंग, बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा, बहुत मेहनत लगी इसमें, इस फील्ड में आने के लिए। मैं ऑलरेडी जॉब करता था, जैसा आपको अभी मैंने बताया, लेकिन इस फील्ड के लिए बहुत स्ट्रगल है
ये आसान नहीं है। ये जो इंटरटेनमेंट फील्ड है, पब्लिक को इंटरटेन करना, उनको खुश करना बहुत मुश्किल काम है, और अपनी आवाज़ से लोगों को मुतासिर करना ये भी बहुत मुश्किल काम है। तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इस फील्ड में आने के लिए। आज उतने मतलब मुझे सालों लग गए, 10 साल 20 साल लग गए अपने आप को इस्टेब्लिश करने में इस फील्ड में। कुट्ठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में हो, तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में हो कुट्ठी। जो रोल में आप परफेक्ट नज़र नहीं आते, या जो रोल आपको सूट नहीं करता, या जिसमें आप मुतमईन नहीं होते, वो रोल नहीं करते, तो उसके बाद में आपके जो रोल ऑफर हुए, क्या उन रोल से आप मुतमईन थे? कुछ जगह तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता। अच्छा। क्योंकि अब नहीं करे तो घर में बैठ जाना पड़ता। अच्छा, एक हकीकत है ये चीज़ जी। तो मैं समझता हूँ कि इतना स्ट्रगल करने के बाद अब जो मैं काम करने वाला हूँ वो शायद वो मेरी पसंदीदा काम है। अच्छा। अब डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट है भाई ऐसे ही करो, अब बात चीज़ों में हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अब काम तो स्टार्ट कर देते हैं, अब डायरेक्टर साहब अब फ्रेमा लगाते, शूट करते, अब हम बोलते जो है दूसरे दिन बुलाते भी नहीं। फिर ये तो हमारी हैदराबादी इंडस्ट्री का है। तो काम तो किया मैं, लेकिन मुतमईन नहीं हूँ, अभी बहुत काम करना है मेरे को। तो वक्त अब आया, इंशाल्लाह अब मैं करूँगा कुछ कैरेक्टर, तो मैं थोड़ा सा 1% मुतमईन होगा कि मैं कुछ किया। अच्छा। लेकिन लोग तारीफ़ तो करते, अब अच्छी फिल्म है, अच्छा रोल करे, अच्छा कैरेक्टर करे, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ अपने काम से। पहली मर्तबा गज़ल गायकी का जो मुजाहरा आपने किस उम्र में किया और कहाँ? गज़ल गायकी मैंने शुरुआत की थी रविंद्र भारती में, और 10 साल की एज से की थी। तो वहाँ पे हरजीत अंकल जी ने मुझे गवाया था, तो वहाँ पर मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा हुआ था, ऑडियंस का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया था। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अच्छा, गज़ल गायकी। तो कौन सी गज़ल थी होगी आपको, अगर याद आता है तो हमारे ऑडियंस को ज़रूर शेयर करें वो गज़ल। ये मौजज़ा भी मोहब्बत, ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, के संग तुझ पे गिरे, के संग तुझ पे गिरे, ओ ज़ख्म आए मुझे, ये मौजज़ा। मोहब्बत करने वाले कहाँ न होंगे, तेरी महफ़िल में, लेकिन तेरी महफ़िल में, लेकिन तेरी महफ़िल में, लेकिन हम न होंगे। मोहब्बत करने वाले कहाँ न होंगे। आमिर, हमें ये बताइए कि बाइगन वैन्स की जो शुरुआत, ऐसा क्या सूझी कि आप लोगों ने यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट कर दिया? यूट्यूब पे कैसा है मैं आपको बोलता हूँ, हम लोग फेसबुक पे थे असल में। अच्छा। यूट्यूब हम लोग का ऐसा मेन एम नहीं था। हाँ। लोग क्या कर रहे थे, हमारे नाम से फेक अकाउंट इंस्टाग्राम यहाँ बना दे रहे थे।
तो हम लोग परेशान थे, अरे भाई ये हमारे नाम का भी सेम फेक अकाउंट एक यूट्यूब पे बना देंगे, चलो यूट्यूब पे एक अकाउंट बना के छोड़ देंगे बोल के था। अच्छा, तो फेसबुक पे असल था हम लोग का अपलोड करने का, चलो यूट्यूब पे भी है ना वहाँ भी अपलोड करके डाल देंगे, मगर यूट्यूब से बहुत वर्ल्ड वाइड रीच मिल गई थी। तो वहाँ पे हम लोग को दिखा कि इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। कौन सी राग शायकीन को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं, उस बारे में बताइए। इतने राग है, ज़्यादातर जो रागों में माइनर नोट्स, कोमल स्वर जहाँ ज़्यादा प्रयोग होता है, तो वो लोगों को ज़्यादा इमीडिएटली अट्रैक्ट करता है, क्योंकि कोमल स्वर में एक अलग अट्रैक्शन रहता है, जो कि सरल और शुद्ध स्वर के जो राग है वो डिफाइन करना, उसको एक्सपैंड करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप एक राग में अगर एक कोमल स्वर लगे तो उसका रंग ही बदल जाता है। तो ऐसे ज़्यादातर कोमल स्वर के जो राग है वो लोगों को बहुत हाँ, उसमें से तो जो कहा जाता है यमन, वो रागों का राजा कहा जाता है। तो राग यमन में बहुत सारी गज़लें, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस विरासत से मिले फ़न को कितनी ज़िम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाना पड़ता है, कितना बड़ा चैलेंज होता होगा आप लोगों के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये वैसे आपको बता दूं मैं कि 800 साल हो गए हमारे जो बुज़ुर्ग थे उनसे चलते हुए आ रहा। तो हम लोग 23वीं या 24वीं पीढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अब आ रहे हैं वहाँ से, जो कव्वाल बच्चे थे, और ये विरसे में मिला है काम। और इस पर बचपन से हम लोग ट्रेनिंग लिए। जैसा वालिद साहब से मैं 7 साल की उम्र से ट्रेनिंग लेना शुरू करा, फिर 12 साल का था मैं जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करा 5 साल। उसके बाद बड़े भाई नसीर वारसी साहब, नज़ीर वारसी साहब, ये दोनों बड़े भाई हैं, उन्होंने भी मेरे को इसमें तैयार करे फ़नी मौसीकी में। उसके बाद फिर बचपन में ट्रेनिंग लेते लेते अपने आदत हो गई गाने बजाने की, और तमाम नाजरीन से, ऑडियंस से जब रूबरू हुए तो एक हौसला मिला हम लोगों को गाने का। उसके बाद फिर आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 साल से तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं काम। इतने में रहमत झुंझला के बोली, इतने में रहमत झुंझला के बोली, मायूस जाता है क्यों हाथ खाली, मायूस जाता है क्यों हाथ खाली, साइल इधर आ फिर मांग फिर मांग, साइल इधर आ फिर मांग फिर मांग, साइल इधर आ फिर मांग फिर मांग, इधर आ फिर मांग फिर मांग, इधर आ फिर मांग फिर मांग। ये प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात मुझे आपका तरीका, जो एंकरिंग आप करते हैं, जो स्मूथली से लेकर चलते हैं बातचीत को, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और उससे भी ज़्यादा पसंद जो जब सामने वाले बात करते हैं, जैसे कि आप बात करते हैं, जिस तरीके से कैमरा पर फोकस होता है फिर आउट होता है, वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। जी हाँ, ऐसा मैंने कहीं पर भी नहीं देखा है जैसा ये वीडियोस में, ये शोज़ में बताया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया कि हैदराबादी सितारे का आपका ये जो प्रोग्राम है, इतना मशहूर प्रोग्राम है और इतने वक्त से आप कर रहे हैं, इतने सारे बेहतरीन कलाकार इस मंच पर आए हैं और आपसे गुफ्तगू की है, और ये इतने खूबसूरत, इतने कामयाब प्रोग्राम में आपने आज मुझे इनवाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और मैं सियासत टीवी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमें मौका दिया इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप सबसे मुखातिब होने का। मुझे इस बात की खुशी है कि जब आप बोलते हैं हैदराबादी सितारे, तो आप हैदराबादी सितारों में आके बैठे हैं, तो अपने आप में वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानूंगी इस चीज़ के लिए। और हर वो इंसान को आप यहाँ पे बुला रहे हैं जिनको बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे एक प्लेटफॉर्म मिलने की, तो बहुत अच्छा लगा, मुझे भी ये प्लेटफॉर्म मिला। तो थैंक यू सो मच आप सबका, और जानी जी आपका थैंक यू। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का स्पेशल एपिसोड।
इस वादे के साथ कि हर हफ्ते इसी तरह बाकमाल फनकारों और सितारों के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे ताकि उनके ताल्लुक़ से अनछुई मालूमात आप हासिल करते रहें। ऐसे ही सितारों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।